हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम रतन नवल टाटा जी के बारे में जानेंगे, जो एक भारतीय उद्योगपति, लोकोपकारक और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रहे। वो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे सन 1990 से लेकर 2012 तक, और फिर अंतरिम अध्यक्ष अक्टूबर 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक। और वे अपने चैरिटेबल ट्रस्ट को अब भी चला रहे हैं। वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वे नवल टाटा के बेटे थे। सन 1948 जब वे 10 साल के थे तब उनके माता पिता का अलगाव हुआ। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें गोद लिया G.N. पेटेट पार्क सी अनाथालय से। उनके सौतेले भाई का नाम नोवेल टाटा है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कैंपिंग स्कूल, कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल, मुंबई से पूरी की। उन्होंने अपनी डिग्री वास्तुकला में हासिल की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। सन 1975 में उन्होंने आगे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी अटेंड किया। तो आइए चलिए जानते हैं सर रतन जी टाटा के बारे में। सन 2003 एक परिवार को देखा हमने स्कूटर पर। पिता स्कूटर चला रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा था और पीछे पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। अचानक सोचा कि क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए। और ठीक यही हुआ भी। इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, स्कूटर को और सेफ कैसे बनाया जाए। यही बात थी जिससे मुझे सस्ती कार बनाने का ख्याल आया। जनवरी 2008 देवी और सज्जनों, आज हम पेश कर रहे हैं इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की नौजवान टोली की बनाई टाटा मोटर्स की नई कार, एक आम लोगों की कार जिसका सबको इंतजार था। कौन होता है मेगा आइकॉन? दूर की सोच वाला वो शख्स जो मुनाफे से पहले लोगों को रखता है, जिसके नाम के मायने हों उसूल और लोगों का भला। रतन नवल टाटा आते हैं उन जमशेदजी टाटा के खानदान से जिन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है और जिन्होंने 1870 के दशक में विशाल टाटा समूह की बुनियाद रखी थी। 100 से ज्यादा साल बाद रतन टाटा ने टाटा समूह का चेयरमैन बनकर इसे कंपनियों के एक बेहतरीन भारतीय समूह से दुनिया का विशाल उद्योग समूह बनाया। आज इस भूतपूर्व चेयरमैन को भारत के और शायद दुनिया के बेहतरीन उद्योगपतियों, निवेशकों और समाज सेवियों में गिना जाता है। आइए देखें कि कैसे ढाला उन्होंने अपनी तकदीर को। सन 1947। ये बात आधी रात की उस घड़ी से पहले की है, भारत के आजाद फिजा में सांस लेने से पहले की, जब 10 साल के टाटा को हालात का तमाशाई बना रहना गवारा न हुआ। टाटा हाउस से
सामने आजाद मैदान दिखाई देता था, जहां आज तक एक नहीं बल्कि कई आंदोलन हुए थे। एकदम सामने मैदान दिखाई देता था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोगों पर लाठी चार्ज होता दिखाई देता था। ये काम ज्यादातर पुलिस या फिर मिलिट्री पुलिस किया करती थी। भीड़ के पास अक्सर मोटरसाइकिल वगैरह वैसे ही छोड़ दी जाती थी। और हम स्कूली बच्चों के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी पेट्रोल टैंक खोलकर उसमें चीनी डाल देना, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ दूर चलकर इंजन सीज हो जाएगा। उसमें शायद एक जांबाजी का एहसास होता था। आजादी के आसपास की बात है, मैं 10 साल का था शायद। अपने देश के लोगों के लिए एक जज्बा तो महसूस होता ही था। बच्चे थे पर आजादी पाने की इच्छा तो थी ही। डाल को जैसे मोड़ दो, पेड़ वैसा ही बड़ा होता है। रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की थी, जो टाटा सन्स के बोर्ड में पहली लेडी डायरेक्टर थी। उनके अपने पोते पर गहरी छाप पड़ी थी। मेरे माता पिता और दादी ही थीं जिनकी वजह से पैसे और रुतबे का बेमतलब का दिखावा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। तो कह सकते हैं कि जिसने असूलों और बड़प्पन का ऐसा नजरिया हम में पैदा किया वो मेरी दादी ही थी। बचपन के काफी दिन बिताए थे मैंने उनके साथ। उन्होंने जैसे मन में ये बैठा दिया था कि चाहे जो हो, सभी हालात का बड़प्पन बनाए रखते हुए सामना करना है। उन्होंने पूरी जिंदगी इस बात के लिए मना किया कि उन्हें शाही रुतबा मिले या फिर वो अमीर कहलाएं या मशहूर इंसान। सच है कि वो हमेशा अपने तरीकों पर चले, जो रवायत के तौर पर मतलब भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह के चेयरमैन से मेल ना खाते हों, मीडिया की तड़क भड़क से दूर तकरीबन सबसे अलग रहते हुए। मुझे लगता है समूह ने जो रास्ते चुने उनमें कुछ हद तक रतन टाटा का हाथ रहा है। उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। नमक से सॉफ्टवेयर तक कई कारोबारों की अगुवाई करने वाले रतन टाटा ने विरासत में छोड़ी है समाज सेवा, जिसकी बराबरी कुछ ही कारोबारी कर पाए हैं। मुझे लगता है इसमें शक नहीं कि टाटाज पीढ़ियों से कारोबारी उसूलों पर चलते आ रहे हैं। उनके यहाँ ऐसे पेशेवर लोग काम करते हैं जिन्हें ये सिखाया गया है। उनके यहाँ शानदार होटल्स हैं, कंपनीज हैं जो कामयाब रही हैं, और इसमें शक नहीं है कि सिर्फ रतन टाटा ही नहीं बल्कि उनसे पहले JRD टाटा का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। रतन टाटा के कमान संभालने से पहले JRD टाटा 50 से ज्यादा साल तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे हैं। भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट और इंडियन एयरलाइंस की बुनियाद रखने वाले JRD ने समूह की आमदनी 10 करोड़ से 5 अरब तक पहुंचा दी थी। आखिर JRD को कैसे लगा कि नौजवान टाटा उनके वारिस हो सकते हैं? इसे समझने के लिए 1962 में लौटना होगा, जब 25 साल के रतन टाटा समूह में काम करने वालों में से एक बने थे। शुरू में मैं लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में काम करता था। काम अच्छा था, अच्छे पैसे मिलते थे। मैं वापस आया क्योंकि मेरी दादी बीमार थी, 4-5 साल बीमार रही वो, तो मैं उनके पास रहने लगा, वापस नहीं लौटा। JRD ने मुझे कहा, तुम ऐसे ही बैठे मत रहो, थोड़ा काम से जुड़ो, और मुझे टेल्को में शॉप फ्लोर पर लगा दिया गया।
मेरी नजर में ये वक्त की बर्बादी थी, क्योंकि कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता था। तो मैंने खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। मैन्युफैक्चरिंग की तमाम स्टेजेस से गुजरते मटेरियल को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे वो 6 महीने सबसे कीमती रहे जो मैंने वहां बिताए थे, क्योंकि शॉप फ्लोर पर काम करते हुए मेरे और बगल के आदमी में किसी तरह का फर्क नहीं था। कई साल बाद जब मैं टेल्को का चेयरमैन बना, तो ऐसा कोई मौका नहीं आया जब कोई मुझे बहका पाया हो, क्योंकि मैं चीजों के बारे में जान चुका था। वो साल मुझे बहुत ही याद आते हैं जब मेरा सीधे या किसी बहाने JRD से वास्ता रहा था, जब वो मुझे परख रहे थे। जोश और तनाव का मिला जुला एहसास था जो वो मुझे कराते थे। कंपनी में रतन टाटा के शुरुआती साल मुश्किलों और मायूसियों से भरे हुए थे। ऐसा ही वक्त था 1971 का, जब उनको टाटा समूह की नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑफ इंडिया या नेल्को में भेजा गया था। नेल्को में मैंने मुश्किल हालात से और सीखा। हम मुनाफे में आ गए, डिविडेंड्स दिए, घाटे बिल्कुल खत्म कर दिए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि नेल्को टाटा पावर कंपनी का हिस्सा बन गई और इसकी पहचान खत्म हो गई। अब ये बिल्कुल भी एक अलग कंपनी नहीं थी। एक के बाद एक चुनौतियां आती गईं। JRD ने एम्प्रेस मिल्स मेरे हाथ में देते हुए यही कहा था, जाओ कंपनी को मुनाफे में लाओ, और एम्प्रेस मिल्स सच में मुनाफे में आई। एम्प्रेस मिल्स ने डिविडेंड्स दिए, लेकिन फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नेशनलाइज्ड होने पर इसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया, तो ये हाथ से चली गई। समूह में अपना करियर बनाने में बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा रतन टाटा को। उनके नाम में टाटा होने भर से सब आसानी से नहीं हो गया। लेकिन रतन टाटा के लिए मुश्किल हालात कोई नई चीज नहीं थे। एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था। मैं कॉलेज में था, 17 साल का था। उस उम्र में पायलट का लाइसेंस लिया जा सकता था, मगर मेरे जैसा आदमी बार बार किराए पर अकेले जहाज लेना गवारा नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने क्लासमेट से फ्लाइंग पर साथ चलने की बात की। मैं हमेशा तैयार रहता था कि अगर कोई किराया बांट ले तो मैं उसे फ्लाइंग पर साथ ले जाऊं। उड़ान का तजुर्बा लेने की गरज से उस स्टूडेंट ने उड़ान का मजा लेने के लिए 3 यात्रियों को तैयार कर लिया। लेकिन जहाज का एक इंजन खराब हो गया और अचानक उनकी मस्ती थम गई। पहले तो जहाज बुरी तरह से कांपा, फिर इंजन बंद हुआ और प्रोपेलर ने भी घूमना बंद कर दिया। अब हम बिना इंजन के हवा में थे। ऐसे में सोचना होता है कि नीचे कैसे उतरा जाए, पर मेरे साथी एकदम खामोश थे। हमारे नीचे उतरने तक किसी ने चूं तक नहीं की। मुश्किल हालात में रास्ता बना लेने का हुनर शायद रतन टाटा में जन्म से ही रहा है। वो हुनर जिसने आगे चलकर उनके करियर में आई शुरुआती चुनौतियों को पार कर पाने में उनकी मदद की थी। एक हल्के जहाज का इंजन खराब होना ऐसी चीज नहीं थी जिससे जहाज गिर जाता। आप कितनी ऊंचाई पर हैं, उसके हिसाब से ग्लाइड करने का वक्त मिल जाता है, इतना कि आप सही जगह देखकर आसानी से उतर सकते हैं। कैसे भी हालात में दिमाग को ठंडा रखने की काबिलियत बहुत अनोखी होती है। बचपन से ही वो चीजों को बैलेंस करना जानते हैं और ये चीजें जीवन में वो कभी भूले नहीं। हड़बड़ी दिखा ही नहीं सकते थे। इंजन गया तो इंजन गया।
80 के दशक की शुरुआत में रतन टाटा को टाटा समूह में करीब 20 साल हो चुके थे। एक मशहूर सरनेम के अलावा उनके पास दिखाने को खास कुछ भी नहीं था। 44 साल की उम्र में उन्हें उस टाटा इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी दी गई, जो एक ऐसी शेल कंपनी थी जिसके हाथ में कुछ नहीं था, जहां वो कारोबारी नाराजगी से जूझ रहे थे। वहीं उन्हें खुद पर बीते एक सदमे से भी दो चार होना पड़ा। उनकी मां को कैंसर हो गया। सन 1983 न्यूयॉर्क। बड़ा मुश्किल वक्त था ये उनके लिए, क्योंकि अपनी माँ से बहुत लगाव था उन्हें। वो सच में न्यूयॉर्क गए और हॉस्पिटल में कई महीने उनके साथ बिताए। उनका दिमाग कई तरफ खींचता था उन्हें। वो अपनी माँ के साथ तो थे, पर यहाँ पर क्या चल रहा था उसकी भी पूरी जानकारी रखने की चिंता थी उन्हें। कभी कभी लगता है हमारा सब खत्म हो रहा है। हम में से ज्यादातर इस तनाव से टूट जाते हैं, लेकिन रतन टाटा जैसे कुछ लोग ऐसे वक्त को बेहतर कल के ख्वाब देखने में लगाते हैं। जब मेरी माँ बीमार थी तब हॉस्पिटल में मेरे पास काफी वक्त होता था, तो मैंने उस वक्त का इस्तेमाल टाटास के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने में किया। मुझे लगता था कि हम उतना नहीं कर रहे हैं जितना हम टाटास में कर सकते हैं। हम धुएं की चिमनियों वाली इंडस्ट्रीज पर ही ध्यान लगाए हुए हैं, न कि नई उभरती इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन वगैरह। मेरा ख्याल है कि जब कोई बहुत ज्यादा तनाव में होता है, जैसे वो थे, अपनी माँ को मरते देख रहे थे, तो काम को छोड़कर कोई और चीज उतने अच्छे से ध्यान नहीं बटाती। तो उन्होंने अपनी ताकत एक तरफ हमारी माँ की देखभाल में लगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ वो अपने स्ट्रैटेजिक प्लान पर काम कर रहे थे, जिसे न जाने क्यों टाटा सन्स बोर्ड ने नकार दिया। उस प्लान का एक बड़ा हिस्सा समूह की मौजूदा कंपनियों को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत को लेकर था, जो न सिर्फ तादाद में ज्यादा थी, बल्कि जैसा मैंने कहा, उनका एक दूसरे के कामों में दखल भी रहता था। तो ऐसे में मौजूदा कंपनियों में अलग होने या कंपनियों की अपनी पहचान खोकर दूसरी कंपनियों में मिल जाने को लेकर एक हिचक थी। लेकिन वो ऐसे इंसान हैं कि जिन्हें अगर यकीन हो जाए कि ऐसा करना ठीक है, तो वो उस फैसले पर कायम रहते हैं। रतन टाटा का अपनी सोच पर पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ना ही शायद JRD टाटा को पसंद आया, और उन्होंने उन्हें अगले चेयरमैन के तौर पर चुनने का ऐसा फैसला लिया जिससे बोर्ड के कई सदस्य खुश नहीं थे। तो अब वो ग्रुप चेयरमैन बन गए हैं। ऐसा करके क्या सिखाया उन्होंने? कंपनियों को डुबोना और उनकी तकनीक और फालतू के ख्यालों का जुनून। बहुत गड़बड़ करने वाले इंसान है वो। आसान कामों को मुश्किल बना देते हैं। काश जे जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं। मिस्टर JRD टाटा लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेते थे। बेशक JRD को कारोबार की बुनियादी चीजों से जूझने की उस इंसान की पैनी नजर और काबिलियत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मैं तो कहूँगा काम के लिहाज से वो बहुत हद तक मेरे पिता जैसे, बल्कि उनसे बढ़कर थे। चाहे सलाह देना हो या आपकी उदासी दूर करने के लिए वक्त निकालने वगैरह की बात हो, या ऐसा ही कुछ और। मुझे लगता है कि उन्होंने जे को ताउम्र एक अहम मेंटर की तरह देखा। लोगों ने जब उनसे कहा कि तुम्हें उनके जैसा करके दिखाना है, तो उन्होंने कहा मैं उनके जैसा तो नहीं, पर अपना काम करके जरूर दिखाऊंगा। कंपनी के लिए रतन टाटा के बनाए उम्मीदों भरे स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए जरूरी था कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव हो, जिसके लिए उन्होंने कदम मिलाए देश के नए तरक्की पसंद प्रधानमंत्री के साथ। तब राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री। भारत कैसा होना चाहिए, इसे लेकर उनकी सोच वही थी जिसका जिक्र उस प्लान में था। तो मैंने उन्हें बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उनसे एक नजदीकी बन गई। 1991 में
इधर रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन बने, उधर बदकिस्मती से राजीव गांधी की हत्या हो गई। नए भारत के सपने चकनाचूर हो जाते, कुर्सी संभालने वाले साथ न देते। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ धुंध छा गई हो। भारत का भरोसा एकदम हिल गया, डगमगाने लगा। नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की जोड़ी ने किया ये कि मुश्किलों से भरी इकोनॉमी की जड़ों को फौरन संभाल लिया लिबरलाइजेशन के जरिए, और कारोबार के तमाम अहम मसलों को बढ़ावा देते हुए, और बहुत सी कंपनियों को इस तरह शुरू करने की छूट देते हुए कि उन्हें लाइसेंस राज की उलझनें न झेलनी पड़े, जो उस समय बहुत थीं। और इसमें कोई शक नहीं, जब ये हुआ तो कुछ लोग समझ गए कि ये बहुत आगे तक जाएगा और इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो उभर कर आई एक इंडस्ट्रियल फ्रीडम, जिसने उन सालों में मेरे अंदर जबरदस्त जोश पैदा किया। मेरे करियर में शायद वो साल सबसे ज्यादा हौसला जगाने वाले थे। भारत में कंपनियों के सबसे बड़े समूह की अगुवाई करते हुए उन्हें लगा कि समूह की कामयाबी सब कंपनियों को एक ही नाम देने में है। इस तरह टाटा समूह को इसके 5वें चेयरमैन रतन टाटा ने एक ब्रांड की पहचान दी। कंपनियों की इमेज अलग अलग थी। टॉमको का निशान हीरे जैसा दिखाई देता था, किसी का निशान गोल था, फॉन्ट्स अलग अलग थे। लगता ही नहीं था कि वो एक ही समूह से जुड़ी थी। तो हाँ, हमने ब्रांड को या ब्रांड को बयां करने वाली चीज को एक कर दिया। समूह की रीब्रांडिंग की पहल और भारत के बाजारों का उदारीकरण शुरू होने पर रतन टाटा ने एक बड़ा अहम कदम उठाया। उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स टाटा मोटर्स में भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार बनाने का फैसला किया। इंडिका नाम भी सोच लिया था, क्योंकि ये कार थी द इंडियन कार। उस वक्त मैं गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली CII में गया और सवाल किया कि क्या हम एक पूरी तरह भारतीय कार बना सकते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ साथ देने को। ये सोचकर कि ऐसा होगा ही नहीं। आप एक ट्रक कंपनी हैं, कारों में आपकी दिलचस्पी की वजह क्या है? 10 साल के अंदर टाटा मोटर्स ने इंडिका प्लेटफॉर्म से अपनी 10 लाखवीं पैसेंजर कार तैयार की। इंडिका पहली भारतीय कार बनी जो यूनाइटेड किंगडम में सिटी रोवर के नाम से बेची गई। मेरा ख्याल है उसकी वजह से भारत में एक पूरी कार इंडस्ट्री खड़ी हुई, जो आज 30 लाख से ज्यादा कारें बनाती है। कारों के लिए रतन टाटा के लगाव को देखते हुए टाटा मोटर्स जल्द ही नई सोच का उनका पसंदीदा जरिया बन गई। उनका स्ट्रेटेजिक प्लान रंग लाया। दूर की सोच वाले की जीत हुई थी। अब बारी थी लोगों को कुछ देने वाले की। सन 2003 एक परिवार को देखा हमने स्कूटर पर। पिता स्कूटर चला रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा था और पीछे पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। अचानक सोचा कि क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए। और ठीक यही हुआ भी। इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, स्कूटर को और सेफ कैसे बनाया जा सकता है। क्या बच्चों की 3 पहिए की साइकिल जैसा कुछ बनाया जा सकता है? कुछ ऐसा जो फिसले नहीं? क्या इसके चारों तरफ फ्रेम बनाया जा सकता है? पहले सोचा गया बिना दरवाजों की कार के बारे में, जिसमें प्लास्टिक के पर्दे लगे हों। सोचा गया कि एक 3 पहिए की कार बनाई जाए। उससे लेकर कहा गया कि आधी कार नहीं बनाई जा सकती। लोग किसी ऐसी चीज में नहीं बैठना चाहेंगे जो खुली हो। दिमाग में घूमता रहा कि ऐसी कार कैसे बनाई जाए जिसे आम लोग खरीद सकें।
उन भारतीयों को मोबिलिटी तक पहुंचाना था जिनके लिए उसके बारे में सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। मुझे लगता है ये एक बड़ी अहम सोच थी। इसके बाद जिनेवा के पत्रकार मुझसे पूछने लगे कार किस कीमत पर बेची जाएगी, तो मैंने कहा हमारा मानना है कि ये 1 लाख रुपए तक हो। हमने उसी कीमत पर कार को बाजार में उतारा तो हमने उस कार की कीमत 1 लाख के नीचे ही रखी। जनवरी 2008। देवी और सज्जनों, आज हम पेश कर रहे हैं इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की नौजवान टोली की बनाई टाटा मोटर्स की नई कार, एक आम लोगों की कार जिसका सबको इंतजार था। दरअसल हमने गलती की ये कहकर कि नैनो देश की सबसे सस्ती कार है। लोगों को इसे लेकर गर्व होने के बजाय शर्म का एहसास पैदा हुआ कि हम महंगी कार नहीं खरीद सकते, तो सबसे सस्ती कार सबसे कम पसंद वाली कार बन गई और लोग इसके पीछे का मकसद भूल गए। शायद कहीं कोई भूल हुई उसमें, लेकिन वो बड़ी सोच रखते थे। वो सोचते रहते थे भारत में और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत ही जज्बाती बिजनेस लीडर हैं। वो जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं, वो हर एक काम को बहुत जुनून से कर। अच्छा कारोबारी नेता वही है जिसका मुश्किल वक्त से उबरने का खाका हमेशा तैयार हो, लेकिन कई हालात ऐसे होते हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। रतन टाटा भी नहीं। 2008 में टाटा समूह के मुंबई के सबसे मशहूर होटल द ताजमहल पैलेस पर एक जानलेवा आतंकवादी हमला हुआ, ऐसा जिसने देश और रतन टाटा को आहत कर दिया। किसी ने मुझे फोन करके बताया कि ताज में गोलीबारी हुई है। 26 नवंबर 2008 मुंबई। मैंने ताज के एक्सचेंज में फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। ये बहुत अजीब बात थी, तो मैं अपनी कार से वहां गया पर चौकीदार ने मुझे लॉबी में जाने से रोक दिया क्योंकि वहां गोलियां चल रही थी। रतन टाटा ने मुझे फोन किया और उन्होंने ये बताया कि उन्हें खबर मिली है कि ताज में कुछ गड़बड़ हो गई है, वहाँ गोलियां वगैरह चल रही हैं, जो कि बड़ी अजीब चीज थी उस जैसी जगह के लिए। मतलब ऐसे वक्त पर जब होटल में करीब 300 मेहमान थे, रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे, तमाम रेस्टोरेंट से लोगों को निकालकर चेंबर्स में लाया गया। स्टाफ को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई निकालने के मास्टर प्लान के बिना उन्होंने लोगों को हिफाजत में पहुंचाया था, लेकिन ये सब करते हुए उनमें से कई मारे गए। उस पूरे वाक़े के दौरान वो ताज और ताज के मैनेजमेंट के साथ खड़े रहे थे। उन्होंने यहाँ बाहर फुटपाथ पर पूरे 3 दिन और 3 रात बिताई थी। जो हुआ उसके खत्म होने के बाद मिस्टर कृष्ण कुमार और मुझे मेन एंट्रेंस से वसाबी रेस्टोरेंट ले जाया गया। आखिरी गोलीबारी उसी जगह पर हुई थी। वहां दीवारों पर गोलियों के निशान थे, कांच टूटे थे, वॉलपेपर वगैरह सब जले हुए थे और हम जब वहां गए तब बिजली नहीं थी। उस नजारे को देखकर घबराहट सी हो रही थी कि ऐसा न हो कि अगले पल कहीं से कोई गोली चला दे। ये भी ख्याल आया कि क्या गोलीबारी सच में रुक गई है। ये बहुत अच्छा वक्त तो नहीं था, एक अजीब सी घबराहट थी। दिमाग बड़ी
मुश्किल से ये मानने को तैयार हुआ कि हमला सच में थम गया है, हालांकि माहौल ऐसा सोचने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो और मैं तमाम हॉस्पिटल्स में गए और वहां जाकर एक एक मरीज से मिले। हमारे स्टाफ के कुछ लोग मारे गए थे, वेटर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, शेफ्स। तब ये सोचा गया कि हमें खुद को सिर्फ ताज की और उन लोगों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ ताज पर हमले की चपेट में आए थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कामा हॉस्पिटल के इलाके वगैरह में भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां गोलीबारी में मारे गए हैं। तब हम लोगों को लगा कि हमें लोगों की मदद के लिए एक पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट शुरू करना चाहिए और हमने इसकी शुरुआत की ताज से। ऐसा सिर्फ मुंबई आतंकी हमलों के वक्त नहीं हुआ था। 1992-1993 में जब मुंबई में दंगे और खून खराबा हुआ था, तब उस समय रतन टाटा ही थे जिन्होंने आधे पेज का ऐड देकर कहा था कि हम सब एकजुट हों और शायद ये भी कि बॉम्बे को हमें जलने नहीं देना है। और शायद वो खुद श्री कृष्णा कमीशन के सामने पेश हुए बताने के लिए कि किस तरह के दर्दनाक हालात उन्होंने देखे और अनुभव किए थे। मैं जानती हूँ कि ये उनकी फितरत में है। कई मानों में मुझे बहुत फख्र होता है। ताज जो कर पाया, जो भी उन्होंने किया, फख्र की ही बात थी। हमने एक एक ईंट करके इसे फिर से पहले से बेहतर बनाया, काफी बेहतर। हमने मारे गए लोगों के बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली। उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक की तनख्वाह का पूरा भुगतान किया गया और फख्र की बात है कि हम ये सब कर पाए। रतन टाटा भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूह को दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते थे। इससे शुरुआत हुई दूसरे देशों की कंपनियों को समूह में जोड़ने के जाबाज कदम की। सबसे पहले आई टेटली टी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी ब्रांड। फिर लिए गए सिंगापुर और थाईलैंड के सबसे बड़े स्टील और स्टील उत्पाद निर्माता, जिसने टाटा स्टील की ग्लोबल रैंकिंग एकदम से 56 से 28 पर पहुंचा दी। और टाटा मोटर्स के जरिए समूह गर्त में जाती एक जानी मानी ब्रिटिश कंपनी को मुनाफा देने वाली कंपनी बनने वाला था। JLR को लेना और कमाल का बदलाव करते हुए उसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाना, इसने भी टाटा मोटर्स को दुनिया में एक बिल्कुल अलग ही लीग में पहुंचा दिया। हमने कंपनी खरीदी और तभी यूरोप की इकोनॉमी गिर गई। बाहर से लगा जैसे हमने एक बहुत गलत कदम उठा लिया है। हमने कंपनी को खरीदने में जितना पैसा लगाया था उससे ज्यादा तो उसमें लगा दिया था, पर आखिर राहत मिली क्योंकि बाजार के दोबारा खुलने और फिर से पटरी पर आने पर 2 प्रोडक्ट्स की बजाय हम 4-5 नए प्रोडक्ट्स के साथ सामने आए, पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर होकर। इससे जैगुआर और लैंड रोवर को फिर से खड़ा करने में मदद मिली। आज टाटा समूह 19 यूरोपीय कंपनियों का मालिक है, जिनमें सिर्फ यूरोप में ही 60,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रतन टाटा की चेयरमैनशिप में आमदनी 1991 में $10 अरब से 2012 में $100 अरब तक जा पहुंची थी। बावजूद इसके जज्बाती कारोबारी रतन नवल टाटा की बुनियादी सोच दूसरे की भलाई ही रही, यानी बिना गरज लोगों के भले की चिंता करना। आपको समूह की शुरुआत पर नजर डालनी होगी। मेरी नजर में जमशेदजी टाटा सिर्फ
कारोबारी नेता और सिर्फ कारोबारी अगुवा नहीं थे, वो देश को खड़ा करने वाले थे। सोचा ये था कि 66% यानी टाटा सन्स की हिस्सेदारी का 2/3 हिस्सा ट्रस्ट के पास रहे। मैं तो कहूंगी कि टाटा समूह ने जिस तरह से खुद को बनाया है और ये कि समूह की लगाम असल में ट्रस्ट के पास है, वही है डीएनए। टाटा समूह की शुरुआत ही जनसेवा से हुई थी। जैसा हम सब जानते हैं, वो बदले में समाज को कुछ देना चाहते थे। आज जो परिवार मालिक है, जो भी टाटा वहाँ है, वो कंपनी के मालिक नहीं है। हो सकता है हर कंपनी में उनका 1% हिस्सा ही हो। रतन टाटा ने किया ये कि लोगों की भलाई के ट्रस्ट को सेवा के अपने मकसद को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ने का मौका दिया है। असल में कारोबार के साथ लोगों की भलाई वाले काम उतने सामने नहीं आए थे। उस वक्त व्यक्तिगत दिक्कतों को दूर करने वाली बात ज्यादा रही थी। मतलब किसी को ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, या फिर कैंसर हॉस्पिटल था, कैंसर के इलाज के लिए या बुनियादी रिसर्च के लिए। अब इसमें एक बदलाव आया है। ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा दिया और जिम्मेदारी पूरी हुई। टाटा की जो छवि है वो लोगों को अच्छे से याद है। एक शानदार उसूलों पर चलने वाली कंपनी, एक गजब की कंपनी के तौर पर, एक ऐसी कंपनी जिसने खुद को बढ़ाते हुए अपने यहाँ काम करने वालों और स्टाफ की काफी चिंता की है। 2012 में 75 साल के रतन टाटा ने टाटा के समूह की देखरेख के काम से ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया। फिर भी अपनी शोहरत के बूते पर बैठे नहीं रहे। जानने की इच्छा और बेताबी ने उन्हें आगे बढ़ाए रखा। मैं चीजों को खोलने और उन्हें वापस ना लगा पाने के लिए बदनाम था। मुझे याद है बचपन में मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि जिपर बंद कैसे हो जाता है, और मेरे पिता मेरे ऊपर गुस्सा करते, कहते कि इस तरह की फजूल चीजों में दिमाग मारना बंद करो। लेकिन मुझे याद है कि जिपर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता था कि कैसे इस तरफ चलाओ तो ये आपस में मिल जाता है और इस तरफ अलग हो जाता है। वो आज भी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते हैं। मैं जब भी अपने कारोबार के किसी पहलू के बारे में बात करता हूँ, वो किसी बात को ऐसे ही नहीं सुनते हैं। हर बात को ध्यान से सुन के सवाल पूछते हैं। आप उनको कभी भी खाली बैठे हुए नहीं देखेंगे। हमेशा नया सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं और क्या होगा अगर ये कदम उठाया जाए तो। स्नैपडील के कुणाल बहल जैसे 30 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स का रतन टाटा ने हौसला बढ़ाया है। इन नौजवान फाउंडर्स को जोश देते और रास्ता दिखाते हुए वो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पलट कर देखूं तो ऐसे कई मौके आए जब मेरे पास एक सोच तो थी, पर लोगों ने मेरी सुनी नहीं, मेरी हिम्मत तोड़ी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अच्छे नौजवान दिमागों के साथ होने और उनसे बात करने में। ये एहसास सच में खुशी का है। उनके बहुत से आइडियाज बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं और कुछ लोगों को तो वो दुनिया के परे और हैरत अंगेज तक लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो लीग से अलग हटके सोचते हैं, कोई ऐसा जो चलन को चुनौती देना चाहता है। पुलिस वाले की मोटरसाइकिल में चीनी डालने वाला लड़का, वो अगुआ जिसने भारत को इसकी सबसे सस्ती कार दी, दूर की सोच रखते हुए देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक को जोड़ने और दुनिया भर में पहुंचाने वाले एंटरप्रेन्योर्स की अगली पीढ़ी के मददगार इन्वेस्टर और मौका न होने पर भी वहां उन्हें पैदा करने वाले, कभी न रुकने वाले जनसेवक। रतन टाटा ने जो बिंदास और गजब के रास्ते चुने, उससे उनकी जिंदगी एक सवाल में बयां हो जाती है। क्या आप सिर्फ इसलिए अपने आखिरी 100 रुपए या 1000 रुपए किसी ऐसे इंसान को देंगे जिससे आप कभी नहीं मिले, क्योंकि उसने जो कहा वो बात आपके दिल में उतर गई, या उससे दूर चले जाएंगे और बाद में अंदर से
आवाज आए कि मुझे इस तरह चले नहीं जाना चाहिए था। ये आदमी भरोसा करने लायक था। और शायद इसी वजह से भारत और दुनिया भर की तमाम पीढ़ियां रतन नवल टाटा को हसरत भरी निगाहों से देखती हैं। ये है वो मेगा आइकॉन जिसने अपने पंख फैलाए लोगों के भले के लिए। तो दोस्तों, ऐसे महान हस्ती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।